नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ध्रुम केतु। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं, कहते हैं परिलोक बादलों में स्थित है। देवी देवताओं के स्वर्ग की कल्पना भी आकाश में की गई है, किंतु चाहे वो परिलोक हो या देवी देवताओं का स्वर्ग, इतिहास गवाह है कि बुराई हमेशा अच्छाई की परछाई बनकर चलती है। जैसे राक्षस लोक ध्रुम केतु, जिसकी 3 दिशाओं में 3 राक्षस भाइयों का राज है और चौथी दिशा में नेक सिरी मानव का। उत्तर में है राक्षस राज कूड मगज का शासन। सेनापति फफूंद केतु, आज राज दरबार में कूड़ा इतना कम क्यों नजर आ रहा है? जरा भी बदबू नहीं आ रही। थोड़ी सी मक्खियां और 1-2 सुअर भी और छोड़ो। क्षमा करें राक्षस राज, मैं प्रबंध करता हूं। दक्षिण में है राक्षस राज मूड मगज का राज्य। महाराज, चलकर स्नान कर लें। वर्षा के जल से भरे बादल ध्रुम केतु से होकर गुजर रहे हैं। मानसून के बादल निकल गए तो फिर 9 माह तक स्नान नहीं कर पाएंगे। अभी इच्छा नहीं है प्रिय दंत की। अगर बादल निकल गए तो मैं अगले मानसून में नहा लूंगा। पश्चिम में फहराती है राक्षसराज गूढ़ मगज की पताका। राक्षसराज गूढ़ मगज क्यों ना स्वर्ग पर आक्रमण करके पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लें। महामंत्री पोपट केतु, एक बार भ्राताश्री मूड मगज ने यह चेष्टा की थी, किंतु स्वर्ग से शिवपुत्र भगवान गणेश ने अपने मूसक को विराट रूप में उन पर छोड़ दिया और भ्राताश्री को दुम ना होते हुए भी उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। अगर ध्रुम केतु लोक की चौथी दिशा में नेक सिरी मानव का वास ना होता तो मूसक हमारे पूरे लोक को निगल जाता। इसलिए ये विचार दिल से निकाल दो। पूरब में सिरी मानवराज शाकाहारी की चलती है। फल और जल ही जीवन है। शाकाहार का सेवन करो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। बोलो। ध्रुम केतु की तबाही का श्री गणेश उस दावत से होने वाला था जो मूड मगज ने अपने 2 भाइयों को दी थी। आओ कोड मगज, आओ मूड मगज, आओ कोड मगज, आओ गुड़ मगज, आज तुम्हें दावत पर बुलाने का मन हो गया, इसलिए दावत दे डाली। विभिन्न प्रकार के मांसाहारी व्यंजन तैयार हैं। आइए भोजन का आरंभ करें। मांसाहारी, किंतु मांसाहारी व्यंजन तो हम अपने अपने घरों में प्रत्येक दिन सुबह शाम खाते हैं। सब जानते हैं ध्रुम केतु लोक पर फल केवल आपके राज्य में ही उगते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि ही उनको उगाने के लिए उपजाऊ है। हम तो यही सोचकर आए थे कि आज तुम हमें फलों की दावत दोगे। मैंने सुना है कि यहाँ पैदा होने वाला फल अमरूद बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं तो केला खाने की सोच कर आया था मूड, और तुम मांस पर टरका रहे हो। ये बात। सेनापति उद्रपांद, मांसाहारी व्यंजन हटाकर अतिशीघ्र फल और फलों की चाट मेरे भाइयों के सामने पेश करो। मैं चाटे हुए फल नहीं खाऊंगा। भैया कोड मगज, चाट का अर्थ चाटे हुए फल नहीं होता। चाट का अर्थ होता है कई फलों का मिश्रण। ओह, तब ठीक है। महाराज, जरा तनिक इधर पतली गली में आइए। महाराज, आप तो जानते ही हैं फल हमारी भूमि पर पैदा अवश्य होते हैं, किंतु वो यहाँ रहते नहीं। फल पकने पर स्वयं में हुई वृक्षों से टूटकर शाकाहारियों के इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि शाकाहारियों के इलाके में ना तो मांस उपलब्ध है और ना शाकाहार। मांस तो वो छूते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ केवल वही फल लटके रह जाते हैं जो सड़कर खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। तुम्हारी बात ठीक है सेनापति, परंतु अभी कल ही तो मैंने आम, अनार और अंगूरों से लदे वृक्ष देखे हैं। देखे हैं? नहीं महाराज, देखे थे। कल शाम ही हमेशा की तरह वो आंधी आई जिसे हम फलपाड़ कहते हैं। फलपाड़ आंधी सारे फलों को तोड़ एवं उड़ाकर शाकाहारियों के इलाकों में ले गई। मूड मगज को परेशान देख कूड मगज एवं गुड़ मगज उसके निकट आ गए। हमने सारी बातें सुन ली है। भ्राताश्री, ये सीरी मानो हमारे लोक पर ऐसे हो
ऐसे हैं जैसे शरीर पर कोट का दाग, इन्हें मिटाना ही होगा। आज इन्हीं के कारण हमें फलों की चाट खाने को नहीं मिली। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई यही है भाइयों कि इन फलों का आनंद हम नहीं ले पाते। मेरी पत्नी को फल बहुत पसंद है, पर मैं आज तक उसे एक बेर भी लाकर नहीं दे सका। भैया गुड मगज, तुम्हारी क्या राय है? कर दे सीरी मानो पर हमला? पर तुम्हारी राय की अब जरूरत नहीं, क्योंकि हमला करने का मेरा मन बन गया है। सब जानते हैं कि जब तुम्हारा मन बन जाता है तो तुम वो काम करके ही रहते हो, इसलिए अब हमें तुम्हारा साथ देना ही होगा। तभी वहां प्रवेश किया राजगुरु तमतमा केतु ने। जब तुमने ये निश्चय कर ही लिया है तो मैं तुम्हें ये रहस्य भी बता दूं कि सीरे मानव की सारी शक्ति उनकी दाढ़ी में है। सेनापति उद्रपांद, उस्तरा सेना का प्रबंध करो। राक्षसों के द्वारा चढ़ाई का समाचार सुनते ही शाकाहारी के जहन में खलबली मच गई। एक भविष्यवाणी के मुताबिक धूमकेतु का भविष्य हमारी दाढ़ी में ही सुरक्षित है, और ये रहस्य शायद राक्षसों को मालूम हो गया है। अगर उन्होंने उस तरह से हमारी दाढ़ी छांट दी तो धूमकेतु टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। किंतु तीनों मगजों को रोका ना जा सका। कोई भी बचने ना पाए। उड़ा दो सबकी दाढ़ी। दाढ़ी कटने से पहले कम से कम मुंह पर साबुन की झाग तो बना दो। बचा केवल सिरिराज शाकाहारी। बहुत फल खा लिए। देख शाकाहारी, आम के रस से तेरी दाढ़ियों में चींटियां जा चिपकी है, पर अब ना दाढ़ी रहेगी ना इसमें चींटियां लगने का भय रहेगा। और ना रहेगा धूमकेतु। शाकाहारी की दाढ़ी पर उस तरह चलते ही धूमकेतु की धरती के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। ये क्या? ये धरती क्यों कांपने लगी? मैं गिरा। धूमकेतु का भविष्य हमारी दाढ़ी में था, जिसे तुमने काट दिया। अब धूमकेतु नहीं बचेगा। नहीं, मैं तुम्हारी दाढ़ी गोंद से चिपका दूंगा, पर धूमकेतु को बचा लो। तुम्हारी दाढ़ी की जड़ें तो अभी अंदर ही है। मैं उन्हें अपने तीक्ष्ण नाखूनों से खींच खींच कर बाहर निकालकर तुम्हारी दाढ़ी फिर से उगा दूंगा, पर धूमकेतु को बचा लो। अब कुछ नहीं हो सकता। धूमकेतु टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा। अब खा लो चाट। कर कर। और भीषण धमाकों के साथ धूमकेतु 4 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। भविष्यवाणी के मुताबिक ग्रह के टुकड़े होते ही सीरी मानो तो बारिश की बूंदों के रूप में बरस जाएंगे और संपूर्ण राक्षस जाति कंकड़ पत्थरों में। कड़ाक। विशालगढ़ की धरती पर उस भीषण धमाकों का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पता चल गया है कि कोई धमाका हुआ है, और यह धमाका धूमकेतु लोक के टूट कर चार टुकड़ों में बिखर जाने का धमाका था। उन 4 टुकड़ों में से 3 कूड, मूड और गुड नामक टुकड़े विध्वंसकारी हैं, परंतु एक टुकड़ा शाखा पवित्र और मोक्षकारी है। वो टुकड़ा अगर किसी से आ टकराए तो उसे साक्षात भगवान स्वर्ग लेकर जाएंगे। और वो भाग्यवान मैं ही हूं, क्योंकि मुझे उस टुकड़े के गिरने की सही स्थिति एवं समय का पता है। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैंने नीम के पेड़ तले पुण्य के पकौड़े तले, यानी लोगों को पृथ्वी पर आने वाले प्राकृतिक संकटों के विषय में बताकर उन्हें उनसे सावधान किया और उनसे उनकी प्राण रक्षा की। ढेरों पुण्य कमाया। किसी शैतान पक्षी ने मेरे सिर पर भेंट भी कर दी तो मैंने उसे दंड भी नहीं दिया। मगर बाकेलाल के साथ कोई पक्षी अगर शैतानी कर जाए तो बाकेलाल उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। शैतान तोते, तुझे बीट करने के लिए बाकेलाल का ही कंधा मिला था। ठहर जा दोस्त, तुझे इस गुलेल से अभी मार गिराता हूं। भाग तोते, ये तो बाकेलाल निकला। बाकेलाल ने तोते को निशाना बनाया। तू बाकेलाल के गुलेल के निशानों से नहीं बच सकता ना मुराद। बाकेलाल, माफ कर दे यार, बड़ी जोर की आई थी, क्या करता, निकल गई। मगर तोते का भाग्य अच्छा निकला, क्योंकि बाकेलाल तो जैसे उसी पल गुलेल चलाना ही भूल गया।
हे भोले शंकर, ये क्या है? गुलेल उसी क्षण बाकेलाल के हाथों से छूट गई। ये तो मेरी ओर आ रहा है। बांके की सिट्टी पुट्टी गुम थी। बचकर भागने का भी समय नहीं है। मैं उस स्थान पर पहुंचा। उस पर उस मैं उस स्थान पर आ पहुंचा, पर उस स्थान पर तो एक मानव पहले से खड़ा है। बांके की निगाह भी पास आ गए ऋषि पर पड़ चुकी थी, और बड़े सही अवसर पर आया है बेटे ऋषि। बांकेलाल ने बाज की सी फुर्ती के साथ ऋषि को दबोचकर अपने आगे कर दिया, और दूसरे क्षण ऋषि की चीख गूंज उठी, हे विष्णु, हे ब्रह्मा। धार! बाप रे, अगर इसे अपने आगे ना करता तो ये पत्थर सीधा मुझसे आकर टकराता, पर ऊपर से गुलेल किसने चलाई? ऋषि से आ टकराया वो पत्थर धुआं बनकर उड़ गया। अरे, पत्थर धुआं बनकर गायब हो गया। बाकेलाल, ये पत्थर साधारण नहीं था। ये धूमकेतु से टूटकर अलग हुआ राका पत्थर ये धूमकेतु से टूटकर अलग हुआ साका पत्थर है। उसका टकराना तो शुभ था। अगर ये तुझसे टकराता तो तुझे स्वयं भगवान स्वर्ग ले जाने आते। थोड़ी देर बाद देख लियो, पर तूने मुझे आगे करके ये सुख मेरी झोली में डाल दिया। बाकेलाल, मेरा नाम भविष्याचार्य है। मैं भविष्य विशेषज्ञ हूँ। अभी कुछ देर पूर्व धूमकेतु लोक 4 टुकड़ों में बट गया है। एक टुकड़ा तो मुझसे आ टकराया, किंतु अभी 3 टुकड़े पृथ्वी पर पहुंचने बाकी हैं। ये विनाशक टुकड़े हैं। जहां गिरेंगे किसी एक के प्राण अवश्य लेंगे। मैं तुझे उन टुकड़ों के गिरने की सही स्थिति एवं समय बता दूंगा। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन विनाशक टुकड़ों को किसी निर्दोष के प्राण हरण करने से रोके। बोल, करेगा ना ये काम? देखूंगा। बाकेलाल, ये विनाशक टुकड़े हैं कूड, मूड एवं गूढ़। सबसे पहले कूड गिरेगा, फिर मूड, फिर गूढ़। बाकेलाल बड़े ध्यान से सुन रहा था ऋषि भविष्याचार्य की बातें। ऋषि भविष्याचार्य ने अपनी बात समाप्ति की थी कि आहा बाकेलाल, वो देख, स्वयं भगवान विष्णु मुझे स्वर्ग ले जाने आए हैं। बाकेलाल, तू बदनसीब निकला। अगर सशरीर स्वर्ग चला जाता तो वहां अप्सराओं के बीच आनंद पूर्वक रहता, 36 प्रकार के व्यंजन खाता, पर अब सारा आनंद मुझे मिलेगा। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे विष्णु भगवान, किंतु भगवान ऋषि भविष्याचार्य को सशरीर स्वर्ग ले गए। ओहो, इस ऋषि का शरीर तो सचमुच वायु में तैरता हुआ स्वर्ग जा रहा है। निसंदेह ये अपने आप नहीं जा रहा, इसे स्वयं भगवान विष्णु ही ले जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि ऋषि भविष्याचार्य ने जो कहा वो सत्य कहा। धूमकेतु का एक टुकड़ा तो गिर गया, 3 और गिरने वाले हैं, और वो टुकड़े विनाशक हैं। और वो टुकड़े कहाँ गिरेंगे ये भी मुझे मालूम है। और मैं सोच रहा हूं कि वो टुकड़े तो गिरने ही हैं, और मैं सोच रहा हूं कि जब वो टुकड़े गिरने ही हैं तो फिर मुच्छर मनुष्य पर क्यों ना गिरे। और मैं सोच रहा हूं कि वो मारा पापड़ वाले को। अगर एक भी टुकड़ा मोटे मुच्छर मनुष्य पर आकर गिर गया तो मेरा काम फौरन बन जाएगा। दूसरा टुकड़ा कूड आज ही सूर्यास्त के समय जल में गिरेगा। मुझे महाराज को लेकर उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जल की समस्या से पीड़ित कई लोग उस समय राजा विक्रम सिंह के सम्मुख उपस्थित थे। उस वेल राक्षसी से हमारी रक्षा करें महाराज। उसने हम मछुआरों का जीना दूभर कर दिया है। हम अवश्य ही कुछ करेंगे। तुम लोग अभी जाओ। सेनापति, उन निर्धर मछुआरों की मदद तुम किस प्रकार से कर सकते हो? महाराज, जब तक हम वेल राक्षसी को समाप्त करने की कोई योजना ना बना लें, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना प्रत्येक दिन भेड़ बकरियों को एक नौका में ले जाकर वहां छोड़ दिया जाए। उन्हें खाकर वेल राक्षसी का पेट भरेगा तो वो मछुआरों पर आक्रमण नहीं करेंगी। उनमें से एक बकरी के पेट पर 20 की थैली बांध दो, ताकि उसे खाते ही वेल राक्षसी का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वाह, ये तरीका उचित है महाराज। मैं ऐसा ही करता हूँ। कमबख्त, ये काम की बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई?
सेनापति ने भेड़ बकरियों को नौका पर लादकर नौका समुद्र में रवाना किया। शुक्र है हवा का बहाव भी उसी ओर है, अन्यथा मुझे नौका लेकर जाना पड़ता। अब कुछ ही देर में बकरी के पेट पर बंधी 20 की थैली पेट में पहुंचते ही वेल राक्षसी मारी जाएगी। 1 घंटे बाद सेनापति जी नौका वापस आ रही है। ओह, इसका मतलब काम हो गया। मुझे पता था कि काम हो जाएगा। पर यह क्या? सेनापति जी, ये बकरी तो वापस आ गई। ओह, चालाक वेल राक्षसी हमारी योजना को भाप गई। चालाक वेल राक्षसी हमारी योजना को भाप गई लगती है, इसलिए वो इस बकरी को छोड़कर से सभी भेड़ बकरियां खा गई। इधर उसी समय विक्रम सिंह के कक्ष में, महाराज अति शीघ्र मेरे साथ चलें। पर बाकेलाल कहाँ? बाकेलाल राजा विक्रम को लेकर समुद्र तट पर पहुंचा, जहां नौका बिल्कुल तैयार खड़ी थी। बाके, तुम बताते क्यों नहीं? तुम हमें समुद्र में लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा महाराज। बाके नौका को बीच समुद्र में ले चला। बाके, अब तो बताओ महाराज। दरअसल मुझे कुछ देर पूर्व शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई है कि अगर आज सूर्यास्त के समय समुद्र में बीच नौका पर खड़े होकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाई जाए तो राज्य से एक बड़ा संकट टलेगा, और मैं यही काम करवाने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। कोट नामक वो दूसरा विनाशक टुकड़ा समुद्र में उभरी उस चट्टान के दाईं ओर 2 हाथ दूर गिरेगा। बाकेलाल, तुम्हें विशालगढ़ की कितनी चिंता है? बाकेलाल ने नौका उसी स्थान पर रोकी जहां की विनाशक टुकड़ा आकर गिरना था। जैसे ही मुझे विनाशक टुकड़ा कूद गिरता दिखेगा, मैं उस उभरी हुई चट्टान पर कूदकर बच जाऊंगा और टुकड़ा आकर मुच्छड़ का काम तमाम कर डालेगा। लीजिए महाराज, मैं आटे की खूब सारी गोलियां लेकर आया हूँ। कोर्ट के आने तक इन्हें मछलियों को खिलाते रहें। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह आटे की गोलियां समुद्र में मछलियों की ओर फेंकता, तभी मछलियां पकड़ने आए थे। मछली तो पकड़ लिया। अरे बाकेलाल, ये लोग क्यों रो रहे हैं और ये अचानक कहां से आ गए? मगर उनके देखते देखते वो नौका उनके सवारों सहित गायब हो गई। बाकेलाल, नौका और उसके सवार कहाँ गए? पता नहीं महाराज। नौका डूबी भी तो नहीं, सिर्फ गायब हो गई, और वो भी देखते ही देखते। शायद हमें कोई भ्रम हुआ होगा। आप मछलियों को आटा खिलाना शुरू करें महाराज। पर आखिर वो नौका गई कहाँ? विक्रम सिंह ने आटे की गोलियां जल में फेंकना शुरू किया। महाराज वो देखिए, सैकड़ों मछलियां उछलती कूदती आटे की गोलियां खाने को आ रही है। एक बार फिर दिखी वो नौका। भाग जाओ, ये मछलियां नहीं, वेल राक्षसी हैं, जो पास आती है अपना असली रूप दिखाएंगी। मछलियां पकड़ने आए थे, मछली ने पकड़ लिया। बाके, वो देखो, फिर वही नौका। बाकेलाल, नौका गायब हो गई। ये कहीं कोई भूत नौका तो नहीं, और सारे के सारे सवार भूत? तुम ठीक कहते हो बाकेलाल, इनमें से एक वेल राक्षसी का जिक्र कर रहा था, और आज सुबह ही मछुआरों ने मुझे इस विषय में बताया है। ये अवश्य उसी वेल के शिकार हुए मछुआरे के भूत हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।